हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। आज के संबंध की अगर बात की जाए तो जिस एक विषय पहलू के साथ हम यहाँ जुड़ने वाले हैं वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भी जानते हैं राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए हम कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और राज्य स्पेशल परीक्षाओं के संदर्भ में एक एक प्रश्नों की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिएगा, जल्दी से जल्दी आप लोग भी जुड़ जाएंगे ताकि रोज की तरीके से चलने वाले इस अनवरत सेशन में हम एक एक प्रश्नों की व्याख्या कर पाए। तो बहुत ज़्यादा विलंब तो करेंगे नहीं, एक एक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है, पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, लेकिन उससे पहले सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ बागदेवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को हम लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा मानना होता है। और इसी क्रम के साथ अपनी क्लास की शुरुआत भी। तो पहला मंतव्य है कि किसी कार्य का करने का या फिर बोध कराने वाले की जब बात की जाए तो शब्द को हम किस एक रूप में जानते हैं? क्या नाम है? कहा जा रहा है कि एक शब्द है जो किसी कार्य को करने का या फिर होने का बोध कराता है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या नाम देते हैं? किसी कार्य को करने का या फिर होने का जो बोध कराते हैं उससे हम किसी एक रूप में नाम देते हैं? काल के रूप में, संख्या के रूप में, क्रिया के रूप में, या फिर आपके विशेषण के रूप में इसका नाम संबंधित होता है। अब देखिए, अगर मंतव्यों की बात करें तो विशेषण किससे संबंधित है? तो आप भी जानते हैं कि ये विशेषता बताता है। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। तो संज्ञा या सर्वनाम की जब बात की जाए तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। इवन कई बार आपने सुना होगा, जब विशेषण की कोई विशेषता बताता है तो उसे क्या कहा जाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? खास करके प्रविशेषण नाम देते हैं। ठीक है, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? प्रविशेषण नाम देते हैं। प्रविशेषण नाम दिया जाता है। ठीक है, तो प्रविशेषण नाम दिया जाता है जब कोई विशेषण की विशेषता बताता है। यहीं पर देखा जाए तो फिर संख्या, संख्या नाम से पता चला ये नंबर को बोध कराता है। ठीक है, नंबर की जब बात की जाए, किसी नंबर को या फिर किसी गणना का बोध कराता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम संख्या के रूप में नाम देते हैं। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। काल की जब बात की जाए तो काल मतलब एक तरीके से कह सकते हो समय, समय या घटना के परिप्रेक्ष्य में टाइम लाइन की बात करता है, जिसमें आपने तीन अलग अलग नाम भी सुने होंगे। खास करके भूत जो पास्ट की चीजें हुई होती हैं, वर्तमान जो वर्तमान की होने वाली होती है, और भविष्य जो आगामी आपके होने वाला होता है। तो ये काल से संबंधित होता है। जबकि यहाँ पर मुख्य रूप से बात की गई है कि कार्य के होने का बोध कराए या फिर करने का बोध कराए, तो ये किससे संबंधित होता है? तो कार्य के होने या करने की जब बात की जाए तो ये जो कराता है ये मुख्य रूप से आपका क्रिया कराता है। क्योंकि क्रिया की जब बात की जाए तो क्रिया के माध्यम से क्या होता है? हमें कार्य के होने का बोध होता है या फिर कार्य के करने का बोध होता है। कार्य के करने का बोध होता है। और क्रिया की जब बात की जाए तो आपने सदैव सुना होगा, क्रिया का जो संबंध है वो संस्कृत के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, मूल धातु के परिप्रेक्ष्य इसका निर्माण होता है। संस्कृत में मूल धातु की जब बात की जाए तो ये क्या है? धात नाम के शब्द से बना है। और क्रिया को ही हम इसी कारण से क्या बोलते हैं? धातु का भी नाम दे देते हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो परिप्रेक्ष्य में आपने सुना होगा, जैसे एक हमारे पास क्या होता है? शब्द पढ़ है, तो पढ़ के साथ अगर हमने क्या किया? ना नाम का प्रत्यय लगा दिया तो इससे क्या हो जाता है? पढ़ना। तो यही हमारा क्रिया बन जाता है। ठीक है, इसी तरह पे अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा किसके रूप में? खास करके हमारे यहाँ पर चल, और चल के साथ जब हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो इस दशा में क्या होता है? आपका चलना हो जाता है। तो क्रिया की जब बात की जाए तो धातु नाम की जो संकल्पना होती है उसके संदर्भ में क्या होता है? उसके संदर्भ में जब हम कुछ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उससे क्या होती है? ये संकलाएं आपकी बन जाती हैं। तो क्रिया से ही क्या होता है? किसी कार्य के होने का या फिर किसी के कार्य को करने की जो एक टेक्निक होती है उसके बारे में हम जान पाते हैं। ठीक है, तो होने वाले बोध को हम क्रिया के रूप में नाम देते हैं। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से काल कहलाता है। ठीक है, अब एक शब्द है कि क्या काल कहलाता है। काल की जब बात की जाए तो आखिर हम काल किसे कहते हैं? क्रिया के घटित होने के समय को कहते हैं, क्रिया के सामान्य स्वरूप को कहते हैं, क्रिया का जो मूल स्वरूप होता है उसे कहते हैं, या फिर आपके क्रिया का पूर्ण स्वरूप कहा जाता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा? अगर हम क्रिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो काल हम किसे कहते हैं? अभी हमने बताया काल की जब बात की जाए तो किसी भी कर्म के होने या उसके व्यतीत होने के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो किसी के होने का हम क्या करते हैं? यहाँ पर समय काल देखते हैं। लेकिन होने के परिप्रेक्ष्य क्या? उस समय की बात की जाती है या फिर उस खंड की बात की जाती है जो वह क्या हुआ है? वह एक तरीके से क्रिया संपन्न हुई है।
और इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा, काल की जब बात की जाए, देखिए क्रिया का जो संबंध है, क्रिया का मतलब होता है करने का ढंग, लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर क्रिया घटित होने का समय, तो यह इसमें आपको देखने को मिलता है। और समय परिपेक्ष आप भी समझ सकते हैं, अभी हमने चर्चा किया, इसके 3 स्वरूप होते हैं। पहला होता है भूतकाल, जहां पे घटनाएं क्या होती हैं, घटित हो चुकी होती हैं। दूसरा होता है आपका वर्तमान, वर्तमान की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे घटनाएं होती हैं। और तीसरा होता है आपका भविष्यकाल। तो काल की जब बात की जाए तो काल के परिपेक्ष यह 3 नाम आपको देख मिलते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं काल के 3 प्रकार आपको दिख मिलते हैं। क्या होते हैं, काल की जब बात की जाए तो काल के आपके 3 प्रकार आपको देखने को मिल जाते हैं। जहां पे भूतकाल की जब बात की जाए तो इसके 5 अलग अलग प्रकार होते हैं, वर्तमान काल के आपके 6 अलग अलग प्रकार होते हैं, और भविष्य काल की जब बात की जाए तो इनके भी 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। जबकि आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा तो अंग्रेजी में जो काल होते हैं, खास करके आपने सुना होगा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो उसमें तो काल आपके लगभग लगभग 4 सबके बराबर होते हैं। लेकिन हिंदी भाषा में ये अलग है। हिंदी में जो भूतकाल होता है उसके 5 प्रकार होते हैं, वर्तमान के 6 प्रकार होते हैं, और भविष्य काल की जब बात की जाए तो इसके कुल 3 प्रकार आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये काल का पैटर्न होता है। आगे की बात करें, कहा जा रहा है कि जो संस्कृत भाषा है, अगर संस्कृत भाषा में हम किसी शब्द को हिंदी में बिना परिवर्तन के क्या करते हैं, प्रयुक्त कर लेते हैं, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं। कोई भी हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के इस्तेमाल किया जाता है संस्कृत भाषा का शब्द, तो उसे हम नाम देते हैं तद्भव शब्द, देशज शब्द, तत्सम शब्द, या फिर आपके विदेशी शब्द। तो ये नाम हमें देखने को मिलता है। देखिए अगर हम विदेशी शब्द की बात करें तो विदेशी शब्द को कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, आगत शब्द की संज्ञा भी दे देते हैं। क्योंकि ये क्या हुआ है, ये बेसिक आप जानते हैं कि किसी दूसरे देश के यात्री वगैरह जब हमारे यहाँ पर आते हैं तो उससे हमने विभिन्न प्रकार की भाषाओं के शब्द आपके चयनित किए हैं। जैसे आपने सुना होगा कई सारे शब्द आते हैं, जैसे पुर्तगाली भाषा का शब्द है, आपके अरबी भाषा का शब्द है, जैसे आपके उर्दू भाषा का शब्द है, ठीक है। इवन अंग्रेजी की जब बात की जाए तो अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं ये सब इसमें आपके इस्तेमाल होते हैं। जैसे कुछ शब्दों की बात की जाए, जैसे आपने कैंची का नाम सुना होगा, कैंची के अलावा अलमारी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इवन आप कह सकते हो स्टेशन का नाम आपने सुना है, ठीक है। इवन आप कह सकते हो यहीं पे जैसे नाम बात आती है तो अलग अलग नामों की जब बात की जाए तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, इसमें आपके इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे यहाँ का नहीं है, जो किसी दूसरे देश से संबंधित है। और हमारे यहाँ पर जब लोग आए तो उन्होंने क्या किया, इसका इस्तेमाल करना हमारे जनमानस के साथ चालू किया, ठीक है। लेकिन नामों की जब बात की जाए तो फिर देशज शब्द आते हैं। देशज शब्द मतलब ऐसा होता है जो ना तो कहीं किताबों में है, ना किसी यात्री के द्वारा लाया गया है। मतलब हम कह सकते हैं इसको एक तरीके से कि ये हमारी क्या है, स्वरचित है, जरूरत के हिसाब से क्या है, हमने इसको क्या किया, डेवलप किया। जैसे कुछ शब्द आप कह सकते हो लोटा, अब लोटा नाम की संकल्पना कोई व्यवस्था ना होती है, बल्कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने चिन्ह के रूप में सिंबॉलिक व्यवस्थित कर रखा है। लोटा के अलावा आप कह सकते हो पगड़ी, पगड़ी के अलावा जैसे जलेबी, ये सारे शब्द जो हैं ये हमारे यहाँ के खुद के शब्द हैं और इनको हमने अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार व्यवस्थित कर रखा है। फिर बात आती है आपके कुछ शब्दों को लेकर के, एक शब्द आता है तद्भव। तद्भव की जब बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तो संस्कृत के शब्द में क्या करते हैं, हम कुछ विकार कर देते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन होने के उपरांत जो एक व्यवस्था हमें देख मिलती है वह क्या होती है, वह खास करके क्या हो जाता है, तद्भव देखने को मिलता है। तद्भव, तद्भव, तद का मतलब ही होता है कि उससे बना, ठीक है। तद्भव अर्थात उससे बना, किससे बना, संस्कृत से बना। तो बचा कौन, तत्सम। तत्सम की जब बात की जाए तो तत्सम, तत्सम अर्थात उसके समान, क्या बोलते हैं, उसके ही समान, उसके ही समान। तो उसके समान की जब बात की जाए, किसके समान, जो संस्कृत भाषा का शब्द है, तो संस्कृत के समान क्या हो जाता है, इसका नाम देखने को मिल जाता है, ठीक है। तद्भव का मतलब क्या होता है, तद अर्थात उसके समान नहीं, उसके द्वारा, उसके द्वारा उत्पन्न, एक तरीके से कह सकते हो उसके द्वारा उत्पन्न, ये शब्द क्या हो जाते हैं, तद्भव होते हैं। जबकि तत्सम की जब बात की जाए तो तत्सम का मतलब होता है उसी के समान, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, जस का तस। तो यहाँ पे कहा गया है कि बिना परिवर्तन के, तो जब परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मतलब यही हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। अब यहाँ पे तद्भव और तत्सम के बारे में आपको जानकारी मिली, लेकिन अब इसके आधार पे आपको बताना है कि तद्भव शब्द है कौन सा। ये ग्राम है, सूर्य है, अश्रु है, या फिर आपका माथा है। यहाँ पर कौन सा शब्द इसमें आपको देख मिलता है। अच्छा, एक काम जरूर करिएगा कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं ना, तो इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी कर देगा, ताकि उन लोगों को भी क्या किया जाए, इस सेशन के माध्यम से जोड़ा जा सके, ठीक है। तद्भव, तद्भव मतलब क्या होगा, उससे बना, ठीक है, उससे बना,
उससे बना, तो ये तद्भव होगा। जबकि तत्सम की जब बात की जाए तो तत्सम क्या है? तत्सम अभी आपने देखा कि जस का तस मतलब उससे, उसके ही समान, उसके ही समान, उसके ही समान मतलब उसी के जैसा, उसी के जैसा, जो संस्कृत भाषा का शब्द है। यहाँ संस्कृत की बात की जाती है। अच्छा, संस्कृत की जब बात की जाए तो संस्कृत के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि ये जो माथा है, माथा की जब बात की जाए तो माथा जो शब्द है वो तद्भव है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में आपने सदैव सुना होगा, इसका जो तत्सम होता है वह तत्सम स्वरूप कैसा होता है? तो तत्सम की जब बात की जाए तो इसका तत्सम स्वरूप जो होता है वो मस्तक होता है। क्या होता है? मस्तक होता है। जबकि अन्य शब्दों की बात की जाए तो ये आंसू, अश्रु का आंसू हो जाता है, ठीक है। सूर्य का सूरज होगा, और इसी तरीके से ग्राम का गांव होगा, ठीक है। तो ग्राम का गांव हो जाता है, सूर्य का सूरज हो जाता है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अश्रु का आंसू होता है, और जबकि माथा की जब बात की जाए तो ये मस्तक हो जाता है, ठीक है। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि अगर कोई शब्द समान अर्थ बताता है तो उस दशा में उस शब्द को हम क्या नाम देते हैं? कोई एक ऐसा शब्द है जो समान अर्थ बताता है, उसे हम किस एक नाम से जानते हैं? विलोम शब्द के रूप में, अनेकार्थी शब्द के रूप में, समान शब्द के रूप में, या फिर पर्यायवाची शब्द के रूप में? तो इसने समान अर्थ की बात की है। एक बात तो क्लियर है, अगर कोई शब्द विलोम शब्द है तो वो क्या करता है? विपरीत अर्थ बताएगा, विपरीत अर्थ देगा। जैसे आपने सदैव सुना होगा दिन है, तो दिन का विपरीत क्या होगा? रात होगा, और यही सदैव क्या होता है? हमारे लिए विलोम शब्द होता है, ठीक है। सामान्य शब्द में तो इसका कोई मतलब नहीं है। अनेकार्थी का मतलब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ है, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने पर्यायवाची के बारे में सुना होगा। पर्यायवाची की जब बात की जाए तो पर्यायवाची का संबंध क्या होता है? ये समान शब्द को लेकर के होता है। समान शब्द की जब बात की जाए तो समान शब्द के रूप में क्या होता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक पर्यायवाची है आंख, आंख की जब बात की जाए तो इसका पर्यायवाची क्या होता है? अक्षी होता है। अक्षी के अलावा नेत्र होता है, नेत्र के अलावा नयन होता है। तो ये सारे शब्द क्या है? ये इसके ही बराबर के हैं, ये इसके पर्यायवाची के रूप में जाने जाते हैं। तो आंख, अक्षी, नेत्र, नयन, ये सारे किससे होते हैं? ये आपके पर्यायवाची के रूप में जाने जाते हैं, जो समान अर्थ बताते हैं। जबकि विलोम की जब बात की जाए तो ये विपरीत अर्थ आपका अर्थ देता है, ठीक है। आगे की बात की जाए तो एक शब्द है अग्रज। आज अग्रज की जब बात की जाए तो अग्रज का सही विलोम क्या होगा? अग्रज। एक शब्द ध्यान रखिएगा, जय। जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, आपने सदैव सुना होगा जन्म लेने वाला। तो आपने कई बार इस शब्द को प्रयोग में देखा होगा, जैसे जलज। तो जलज को हम लोग क्या कहते हैं? जल में जन्म लेने वाला, ठीक है, जल में जन्म लेने वाला। तो इसका संदर्भ क्या होता है? कमल। कमल की पर्यायवाची क्या हो जाती है? जलज होती है, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा क्या बोला जाता है? जलद बोला जाता है। तो जलद, जलद का संदर्भ क्या है? तो जलद का मतलब होता है, द मतलब होता है देने वाला। तो कई बार आपने सुना भी होगा, देने वाले के परिप्रेक्ष्य में हम लोग क्या कहते हैं? बादल। तो बादल की जब बात की जाए तो बादल क्या है? हमें जल देता है। तो दा का अर्थ होता है देने वाला, और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, कमल को लेकर के अगर देखा जाए, ठीक है। तो अब इस परिपेज की जब बात की जाए तो यहाँ पे अग्रज की बात की गई है। अग्रज का मतलब क्या है? दो शब्द से मिला है, अग्र प्लस जय। जन का मतलब हो गया जन्म लेने वाला, और किस परिपेज में? अग्र का मतलब आगे, अर्थात हमसे जो आगे जन्म लिए हैं, मतलब हमारे बड़े भाई। सीधे शब्दों में आप कह सकते हो हमसे जो आगे जन्म लिए हैं वह आपके क्या हो जाते हैं? अग्रज हो जाते हैं। सीधे शब्दों में जैसे हम क्या कह सकते हैं? बड़े भाई। लेकिन फिर बात आती है हमारे यहाँ पर एक शब्द जिसको हम कहते हैं, किस रूप में नाम देते हैं? तो उसे नाम दिया जाता है अनुज। अनुज का मतलब क्या होता है? अनु मतलब होता है छोटा, और जय मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो छोटा, छोटा या फिर एक तरीके से बाद, और जय मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो छोटा या बाद में जन्म लेने वाला, अर्थात आपका छोटा भाई। तो अग्रज का जो एक विलोम होगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका खास करके यहाँ पर अनुज, ठीक है। तो अनुज की जब बात की जाए तो अनुज का विलोम क्या होगा? अग्रज हो जाएगा। क्लियर? तो जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, और इस परिप्रेक्ष्य आपने कई बार इसका इस्तेमाल भी किया होगा, किसके रूप में? जब हम कमल की बात करते हैं, यहाँ माफी चाहते हैं कलम लिखा है, कमल होना चाहिए, ठीक है। कमल की जब बात की जाए तो कमल शब्द का जो एक पर्याय होता है वह इस परिपेक्ष आपको देख मिलता है, ठीक है। जल में जन्म लेने वाला कमल नाम दिया जाता है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि धन का मतलब क्या होगा? धन का मतलब क्या होता है? अंक होता है, स्वार्थ होता है, अर्थ होता है, या फिर आपका कोष होता है? धन का अर्थ देखने को मिलता है।
धन, अंक, स्वार्थ, अर्थ या फिर कोष। बेसिक अगर देखा जाए तो शब्दों को समझिएगा, यहाँ पे धन की बात की गई है। धन के परिपेक्ष में अंक, स्वार्थ, अर्थ या फिर कोष। अंक का मतलब आपने सुना होगा एक तरीके से अंक भरना, ठीक है। अंक के बारे में आपने सुना होगा। अंक के परिपेक्ष की जब बात की जाए तो अंक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से गोद भरना। लेकिन यहाँ पे अगर इस अंक की बात की जाए तो इस अंक को हम क्या नाम देते हैं, इस अंक को हम एक तरीके से संख्या के रूप में नाम देते हैं। कई बार आपने नंबर के बारे में सुना होगा, और संख्या है चूंकि आप भी कह सकते हैं संख्या मतलब एक सिंबॉलिक है, 1 2 3 4 नंबर को लेकर के दर्शाता है, ठीक है। तो अंक का मतलब होता है संख्या या फिर चिन्ह। स्वार्थ की जब बात की जाए तो ये तो आप कह सकते हो कि आप अपने हित की बात करें। कोष का मतलब होता है एक तरीके से जहां पे चीजें रखी जाती हैं, संग्रहित की जाती हैं, मतलब जैसे गुल्लक की बात की जाए तो उस टाइप की संरचना। धन की जब बात की जाए तो धन के बारे में आपने कई बार सुना होगा। धन का मतलब ही होता है अर्थ। अर्थ के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा ना, कई बार बोला जाता है कि व्यक्ति को काम, क्रोध, अर्थ इन सब चीजों से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। तो धन या फिर अर्थ, खास करके इसके परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो संपत्ति भी इसे नाम दे सकते हैं, संपत्ति। और संपत्ति के अलावा अगर देखा जाए तो योग भी आप कह सकते हैं, अर्थात जो हमारे पास क्या है, कुल योग है, कुल आपका क्या है जो संपत्ति है वह इस परिप्रेक्ष्य में देख पाता है। तो धन, अर्थ, संपत्ति, योग, ये सारी चीज आपको दिख मिलती है। जबकि अंक की बात की जाए तो अंक का मतलब होता है संख्या या फिर चिन्ह। और स्वार्थ का मतलब ही जानते हैं, जहां पे आप अपने हित की केवल बात करते हैं। और कोष का मतलब होता है कि जहां पर क्या होता है, चीजें संरक्षित हैं। अब संरक्षित करने का मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। कोष कोई किताबों का कोष हो सकता है, जैसे आप लोग बोलते हैं अभिलेखगार। आपका पुस्तकालय भी कोष के रूप में हो सकता है, या फिर आप जहां पैसा रखते हैं वो आपका क्या होता है, राजकोष हो जाता है। तो इस टाइप की चीजें होती हैं, ठीक है। निर्गुण, निर्गुण शब्द की जब बात की जाए तो निर्गुण शब्द में एक उपसर्ग आपको देख मिलता है। क्या है, निर्गुण शब्द की जब बात की जाए तो निर्गुण शब्द में एक आपको उपसर्ग देखने को मिलता है। नाम होता है निर्गुण, निर्गुण उपसर्ग। अच्छा, खासा अगर देखा जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो उपसर्ग नाम की श्रृंखला है ये होती क्या है। तो उपसर्ग की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसी भी शब्द के पूर्व में या आदि, आदि का मतलब होता है जिससे पहले कुछ ना हो, ठीक है। आदि मतलब होता है जिससे पहले कुछ ना हो, अर्थात शुरुआत। तो किसी भी शब्द के पूर्व में या फिर शुरुआत में लग करके क्या करती है, इस मूल शब्द में विकार उत्पन्न कर देती है। और एक शब्द होता है आपका प्रत्यय। प्रत्यय की जब बात की जाए तो प्रत्यय का संदर्भ क्या होता है, यह उस शब्द के अंत में आता है, ठीक है, उस शब्द के अंत में आता है। जैसे एक नाम आपने सुना होगा, घबराहट। घबराहट, तो घबराहट में क्या हो जाता है, घबरा प्लस आहट। तो घबराहट की जब बात की जाए तो ये शब्द आता है जहां पे आहट क्या है, आपका एक तरीके से प्रत्यय है। जबकि यहां पे अगर देखा जाए तो इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा, जैसे हम अपने यहाँ पे बोलते हैं ना धोबी प्लस इन। तो यहाँ पे क्या है, ये इन जो प्रत्यय है वो आपको देख मिलता है, ठीक है। धोबिन होना चाहिए ना, धोबी प्लस इन होना चाहिए, धोबी प्लस इन, धोबिन, ठीक है। तो ये आपको देख मिलता है। अंतिम में जो आ रहा है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। जबकि हम बात करते हैं उपसर्ग, तो उपसर्ग शुरू में आता है। उपसर्ग की जब बात की जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग के परिपेक्ष में अगर देखा जाए तो ये नाम देखे मिलता है। इस नाम की जब बात की जाए तो इसका नाम देखने को मिलता है उपसर्ग। तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा निर। खासा अगर देखा जाए तो निरंग की जब बात की जाए तो निर से क्या होता है, अलग अलग शब्द आपके बन जाते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो इसका संदर्भ क्या होता है, ये आपके उपसर्ग के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। उपसर्ग की जब बात की जाए तो इसके रूप में इसका इस्तेमाल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपने कई बार सुना होगा। जैसे निर्गुण की बात की जाए तो क्या होता है, एक शब्द है निर प्लस गुण, तो दोनों शब्द मिलकर क्या बना देते हैं, आप भी जानते हैं, निर्गुण। निर्गुण की जब बात की जाए तो कुछ इस तरीके से बन जाता है, जिसमें जो प्रत्यय लगता है ये वाला लगता है। निर्गुण नहीं बनता है, ना तो नी और ना तो निर, ठीक है। आगे की बात की जाए तो एक शब्द आता है खिलौना। खिलौना शब्द की जब बात की जाए तो उसमें मूल शब्द क्या है। खिलौना की जब बात की जाए तो खिलौना शब्द में जो एक मूल शब्द है वह किस रूप में जाना जाता है, खिलौना।
खिलौना की जब बात की जाए तो आपने सदैव सुना होगा खिल प्लस औना, यही इसका पूरा आधार होता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, खिल नहीं मतलब खेल, माफी चाहते हैं, खेल प्लस औना। तो खेल को लेकर के औना शब्द की जब बात की जाती है तो ये क्या हो जाता है, खिलौना बन जाता है। और यहाँ पे इसने पूछा कि मूल शब्द क्या है, मूल मतलब जो संस्कृत से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। धातु की जब बात की जाए तो ये क्या होगा, खेल। खेल की जब बात की जाए तो खेल इसका मूल शब्द है। और औना की जब बात की जाए तो ये क्या है, इसकी जब बात की जाए तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपने अभी देखा किसके रूप में, प्रत्यय के रूप में, खासा। स्वर संधि, स्वर संधि की जब बात की जाए तो स्वर संधि में किनका मेल होता है, स्वर संधि की जब बात की जाए तो स्वर संधि में किसका मेल होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर संधि की जब बात की जाए तो संधि का जो संदर्भ है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं। आपने सदैव सुना होगा, खास करके स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि, आपके व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और फिर आपका क्या होता है, विसर्ग संधि। ये 3 नाम आपको दिख मिलते हैं। जहां स्वर की जब बात की जाए तो स्वर में क्या होता है, स्वर में स्वर का मेल होता है, स्वरों का मेल हो जाता है। व्यंजन की जब बात की जाए जहां पे क्या होता है, व्यंजन का मेल होता है। और इसी तर्ज पर विसर्ग की जब बात की जाए तो जहां पर क्या होता है, किसी विसर्ग का मेल होता है। तो ये 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं, संधि आपको दिख मिलती है। अब चूंकि स्वर की बात की गई है तो स्वर का मतलब ही क्या हो रहा है, जहां पे स्वरों का मेल होगा, क्या होगा, जहां पर स्वरों का मेल होगा उसे हम इस परिप्रेक्ष्य देख पाएंगे। जहां पे स्वरों का मेल होगा उसका संबंध आपको दिखता है, जिसमें आपने देखा होगा छोटा आ के साथ छोटा आ मिलता है तो फिर क्या होता है, आपका दीर्घ आ बन जाता है। पुनः इसी तरीके से लघु आ के साथ अगर दीर्घ आ मिलता है तब भी क्या होता है, आपका दीर्घ आ बनता है। इवन आप कह सकते हो कि लघु आ के परिप्रेक्ष्य खास करके जब क्या होता है, आपका दीर्घ आ मिल जाता है तो उस दशा में क्या होता है, ये आपके निर्मित होते हैं। ये संबंधित कैसे होते हैं, ये आपके दीर्घ संधि के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो स्वर के साथ अगर स्वर मिलता है, ठीक है, स्वर के साथ अगर स्वर मिलता है, चाहे वो समान स्वर हो चाहे आपका असमान स्वर हो, तो उस दशा में क्या होता है, उस दशा में हम देख पाते हैं कि स्वर संधि आपका बन जाता है। असमान का मतलब क्या है, असमान का मतलब है कि जैसे आ के साथ ई मिल गई, तो आ के साथ जब आपकी ई मिल जाए तो ये अलग अलग है, और ये क्या है, ये सेम है, तो ये समान हो जाते हैं। तो समान स्वर और असमान स्वर ये भी आपको देख मिलता है। बहरहाल एक शब्द है कि उन्होंने कहाँ जाना है, इस वाक्य की जब बात की जाए तो इस वाक्य में किस एक प्रकार की अशुद्धि है। अशुद्धि की जब बात की जाए तो किस एक प्रकार की अशुद्धि उन्होंने कहाँ जाना है इस शब्द में आपको दिख मिलता है, ठीक है। उन्होंने कहाँ जाना है इस शब्द में किस एक प्रकार की अशुद्धि है, उन्होंने कहाँ जाना है। तो ये आपको देख मिलता है, ये खास ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या होगा, सर्वनाम संबंधी गलती है, क्योंकि उन्होंने से कोई मतलब नहीं है, यहां होना चाहिए उसे कहां जाना है, उसे कहां जाना है। तो उसे कहां जाना है यह इसका पूरा पूरा पर्याय होना चाहिए। सामान्यतः अगर देखा जाए तो सर्वनाम, सर्वनाम की जब बात की जाए तो आपने इसके 6 अलग अलग भेद के बारे में सुने होंगे। क्या, सर्वनाम की जब बात की जाए तो सर्वनाम को आप अलग अलग तरीके से देख पाते हैं, जिसमें 6 अलग अलग भेद होते हैं। खास करके जिसमें पहला नाम आता है पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक सर्वनाम की जब बात की जाए तो इसके बारे में तो आपने सदैव सुना होगा, इसके पुनः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपने सुना होगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, साथ ही साथ मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और फिर आपका क्या होता है, खास करके जब हम बात करते हैं अन्य पुरुष, तो जहां पर क्या होता है, केवल केवल एक की बात होती है तो उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, जहां 2 की बात होती है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं, और जहां 2 से अधिक हो जाते हैं तो 2 से अधिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, अन्य पुरुष का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो कि यह सिंगुलर फॉर्मेट है, तो सिंगुलर फॉर्मेट में आप एक व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, खास करके सर्वनाम संबंधी अधोश्री है, और इस दशा में क्या होना चाहिए, यहाँ पर उन्हों की जगह, क्योंकि उन्हों का जो संबंध है वो 2 से ज्यादा लोगों की बात कर रहा है, तो इस दशा में क्या होगा, यहाँ पे सर्वनाम संबंधित अद्वितीय होती है, और जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में देख पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी आपने सुना होगा 6 भेदों की जब बात की जाए तो एक नाम होता है निजवाचक, निजवाचक, साथ ही साथ निश्चयवाचक,
निश्चयवाचक। नामों की जब बात की जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य में अब जैसे निश्चय की बात किया तो एक आपका नाता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक ये भी इसका शामिल हो जाता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक नाम आता है प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक के बाद एक नाम आता है संबंधवाचक, संबंधवाचक। तो इस तरीके से अगर हम सर्वनाम की बात करें तो एक भेद, फिर दूसरा भेद, तीसरा भेद, चौथा भेद और आपका पांचवा और आपका छठा। तो आज सर्वनाम के क्या होते हैं, कुल 6 भेद आपको देखने मिलते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो यहाँ सर्वनाम में पुरुषवाचक भेद में क्या है, यहाँ पे संदेह है। ठीक है, बाकी बात की जा रही है कि अगर हमारे पास कोई सामसिक पद होता है तो उसको हमें तोड़ना है, तो उस तोड़ने को हम क्या कहते हैं। कोई सामासिक पद है, अगर उसकी बात की जाए तो उसे तोड़ना है, तो उस दशा में हम उसे नाम देते हैं। संधि के रूप में कहते हैं, समास विग्रह के रूप में कहते हैं, समास के रूप में कहते हैं, या फिर समास विच्छेद के रूप में नाम देते हैं। किसी समास पद की जब बात की जाए तो उसका नाम देखने को मिलता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई हमारे पास संधि है, अगर संधि को हम तोड़ते हैं तो उस दशा में उसे क्या नाम देते हैं, उसे नाम दिया जाता है संधि विच्छेद, उसे नाम संधि विच्छेद नाम दिया जाता है, जहां पे दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। यहाँ पे समास पदों को जब तोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं समास विग्रह के रूप में। यहाँ पे विच्छेद नहीं होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं दो समान पदों को क्या किया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, तो उसे हम समास विग्रह के रूप में नाम देते हैं। ठीक है, तो समास विग्रह इसे नाम दिया जाता है। जबकि संधि को तोड़ना होता है तो उसका विच्छेद होता है। समास के परिप्रेक्ष्य में समास का विच्छेद नहीं होता है, वहां पे विग्रह होता है, अलग कर दिया जाता है। विच्छेद संधि में होता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो अपने जीवन पर अगर कोई व्यक्ति स्वयं से किताब लिखता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं। कोई व्यक्ति अगर क्या कर रहा है, अपने लिए खुद से किताब लिख रहा है, जैसे मान लेते हैं हम अपनी किताब स्वयं से लिख रहे हैं, तो उसे हम क्या नाम देंगे। रेखाचित्र, आत्मग्लानि, संस्मरण या आत्मकथा। अब एक चीज तो क्लियर है, आत्मग्लानि का कोई लॉजिक नहीं है भाई। कोई चीज अपने ऊपर लिखी जा रही है तो उसका आत्मग्लानि से क्या लगना। आत्मग्लानि का मतलब ही है कि जहां पर हम किसी चीज पे क्षोभ करते हैं, ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखते हैं। सूर्या दिल्ली आपसे पढ़ के लगता है कि दूसरे को भी पढ़ा सकता हूँ, 20 में से 15-16 क्वेश्चन बने। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बेहतर है, कोशिश करिए, क्योंकि हर एक पर्याय का एक दिन से ही शुरुआत होता है, कोई अपने आप पे परफेक्ट ना होता है, और शायद थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेहतर तरीका होता है अपने रिवीजन को करने का। इसे गलत नहीं समझना चाहिए कि आपसे जो कम जानने वाले हैं, मतलब आपके जो छोटे भाई बंधु हैं, आप उनको चीज़ों को जब बताएंगे ना तो और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सम्मुख है। सच्ची बता रहे हैं, जब हम यूपी जी के पढ़ाना चालू किए थे ना, हमें यूपी के बारे में ये नहीं पता था कि यूपी के 3 भाग है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो फिर कैसे मास्टर बन गए। ठीक है, बन गए, अध्ययन किया और उसके बाद आपके साथ चीज़ों को साझा किया, और बेहतर प्रयास करते करते आज आप सबके सम्मुख खड़े हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो जिस तरीके से हमने चीज़ों को सीखा, हमें लगता है आप भी बेहतर सीख सकते हैं। और हमने क्या किया, हमने जितनी चीज़ों को पढ़ा, जितना आज भी पढ़ते रहते हैं, जो नई चीज़ें हमें मिलती हैं आप सबके साथ साझा करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एक दिन में नहीं आई, ये सीधी सी बात है। धीरे धीरे हमने जो गलतियाँ की, जो उसमें नई चीज़ें सीखी, या जो नया परिवर्तन हुआ, वो आप सबके साथ साझा करते रहे, और तब आज आपके सम्मुख खड़े होते हैं। तो आप भी इस कोशिश को कर सकते हैं कि जो आपके छोटे भाई बंधु हैं उनको पढ़ाना चालू कर दीजिए। उससे क्या होगा ना, अभी आप अपने लिए नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब दूसरे को पढ़ाना होता ना तो उस दशा में और भी ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ते हैं। तो मेहनत करते रहिए, आगे आप बढ़ेंगे। स्वयं लिखी गई कविता। तो आत्मग्लानि का तो संदर्भ है ही नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया कि आत्मग्लानि का मतलब होता है कि जब किसी एक बिंदु को क्या करते हैं, हम समाप्त करने की बात करते हैं, मतलब जो एक तरीके से ग्लानि का भाव ना दे। रेखाचित्र की जब बात की जाए तो रेखाचित्र मतलब आपने देखा होगा किसी एक विषय के ऊपर आधारित करते हुए क्या होता है, यहाँ पे नाम देखे मिल जाता है कि हमने क्या किया, उसका केवल माइंड मैप बना लिया। फिर संस्मरण की जब बात की जाए तो किसी चीज को, जब किसी यात्रा वृतांत को आप याद करते हैं तो उसका नाम देख मिलता है। आत्मकथा का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुद्ध रूप से क्या है, यह आपकी खुद की कथा है। आत्मकथा की जब बात की जाए तो यह आपको देखने को मिल जाती है, आत्मकथा। अच्छा, दूसरे के ऊपर क्या लिखी जाती है, तो दूसरे के ऊपर जीवनी लिखी जाती है। आपने सदैव देखा होगा, जैसे हमने किसी की जीवनी लिखी तो उस दशा में उस व्यक्ति का केवल हमने आधार दिया और लिखना काम हमने चालू किया। तो जीवनी अलग है और आत्मकथा है जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा किसके परिप्रेक्ष्य, खास करके कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य की जब बात की जाए तो कर्मवाच्य में एक विधा प्रधान होती है, कर्मवाच्य। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। वाच्य की जब बात की जाए तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य आपने सदैव सुने होंगे, खासा एक होता है कर्मवाच्य।
क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य, जहां पे काम के परिप्रेक्ष्य में कर्म की प्रधानता देखी जाती है। ठीक है। और एक नाम आपने सुना होगा कृतवाच्य। कृतवाच्य जहां पे क्या होता है, जहां पे आप कह सकते हो कि जो संज्ञा या सर्वनाम अर्थात जो करने वाला होता है उसकी प्रधानता होती है। ठीक है। तो कृतवाच्य और कर्मवाच्य। और इसके अलावा एक नाम और आपने सुना होगा जिसे हम कहते हैं भाववाच्य। और भाववाच्य की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होता है, इसका संबंध होता है कि जहां पे आपकी फीलिंग आती है अर्थात भावना की बात आती है तो ये आपको देख मिलते हैं। तो अगर हम वाच्य की बात करें तो वाच्य के संदर्भ में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, जिनमें कर्मवाच्य कर्म की बात करता है, साथ ही साथ कृतवाच्य की जब बात की जाए तो करने वाले के परिप्रेक्ष्य देख मिलता है, और भाववाच्य की जब बात की जाए तो आपके क्या होता है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो भावनाओं की व्यक्त करता है। तो कर्मवाच्य में जो प्रधानता होगी सीधे शब्दों में यहाँ पे किसकी होगी, यहाँ पे कर्म की प्रधानता होगी। ठीक है। तो भावना या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, विचार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका भी संबंध आपको देख मिलता है। ठीक है। तो भावना या विचार की जब बात की जाए तो भाव में कृतवाच्य मतलब करने वाला जहाँ पे संज्ञा सर्वनाम की बात होती है, और कर्म में जहाँ पे व्यक्ति क्या करता है, कर्म को नियोजित करता है। बाकी अन्य और अन्य इस शब्द की जब बात की जाए तो इस शब्द के परिप्रेक्ष्य में इसका सही अर्थ क्या होगा। ठीक है। हमारे यहां पर देखा जाए तो एक शब्द है अन्न और अन्य। देखिए अन्न की जब बात की जाए तो अन्न आपने सदैव सुना होगा, अन्न का जो मतलब है वो है अनाज। अन्न का मतलब होता है अनाज जिससे हम लोग पेट भरते हैं। क्षुधा पूर्ति की जब बात की जाए तो ये आपको दिख मिलता है। और अन्य की जब बात की जाए तो अन्य का मतलब क्या होता है, अन्य का मतलब होता है दूसरा या फिर आपका अनजान। तो आप देख सकते हैं अनाज तो यहाँ पर है लेकिन ये दूसरा है, तो इसका मतलब यही आपका सही होगा। बाकी पेड़ पौधों से तो कोई लॉजिक नहीं है, अनाज का मतलब है लेकिन फल अन्न के रूप में नहीं बोला जाता है, दूसरा आपका अन्न के रूप में होता है और पराया ये तो सेम सेम है। तो यहाँ पे अन्न और दूसरा यही आपका पहला वाला सही जवाब होगा। ठीक है। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वह हमें दिख मिलता है। क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं या फिर आपके वाच्य कहलाते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर आपने सदैव सुना होगा 2 प्रकार के शब्द क्या बोलते हैं, एक को बोला जाता है विकारी शब्द और एक को बोला जाता है अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी। विकारी का मंतव्य होता है कि जिसमें विकार उत्पन्न हो, विकार उत्पन्न हो मतलब एक तरीके से परिवर्तन हो। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, तो विकार उत्पन्न होने की दशा में यह आपको देख मिलते हैं, और जहां पे विकार ना हो अर्थात एक तरीके से कोई परिवर्तन ही ना हो, परिवर्तन ही ना हो, तो सामान्य दशा में आप कह सकते हो। जैसे एक शब्द हम लिखते हैं कि हमारे यहाँ पर एक शब्द है राम। ठीक है। राम की जब बात की जाए तो राम के परिप्रेक्ष्य आप क्या कह सकते हैं, राम के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि ये क्या है, ये एक संज्ञा है। ठीक है। लेकिन आपने कहा कि राम के साथ एक संज्ञा हम और लगाते हैं, खास करके रानी। रानी भी क्या है, एक संज्ञा है। लेकिन इस बात से एक बात हमें क्लियर हो गई कि राम जो है वो पुल्लिंग है और रानी जो है वो स्त्रीलिंग है। तो इस दशा में जब भी हम कोई प्रयोग करेंगे तो यहां पे क्या होगा, राम ने खाना खाया। ठीक है। लेकिन जैसे हम इसको रानी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो रानी ने खाना खाया नहीं बल्कि रानी खाना खाई। ठीक है। रानी खाना खाई, तो ये संदर्भ आपको दिख मिलता है। ठीक है। इसी तरीके से राम खाना खाया। तो एक चीज आपने इस बिंदु को समझा कि यहां पर खाया अर्थात ये क्या हो गया, ये पुरुष वाचक सर्वनाम को बताता है, जबकि यहां पर देखा जाए तो ये क्या कर रही है, ये भी नाम धातु के साथ इस्तेमाल हो रही है लेकिन ये पुरुष के साथ क्या कर रही है, कहीं ना कहीं महिला की तरफ इशारा कर रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, वाक्य में हमने परिवर्तन किया। तो वाक्य परिवर्तन करने की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, सीधे शब्दों में कह सकते हो कि संज्ञा, सर्वनाम, इन सारे शब्दों की बात की जाए क्रिया, तो इन सब में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और इसी कारण से हम क्या बोलते हैं, इसे विकारी शब्द बोलते हैं। जबकि हमारे यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अव्यय के रूप में जानते हैं। तो अव्यय के माध्यम से कोई परिवर्तन होता नहीं है, तो इस नाते हम क्या बोलते हैं, इसको अविकारी शब्द के रूप में जानते हैं। जहां पे चाहे एक व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, उससे कोई मतलब नहीं लगता है। तो अव्यय की जब बात की जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बाकी वचन की जब बात की जाए तो 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन, मतलब आप कह सकते हो इसके माध्यम से क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता ही होता है। क्रिया की जब बात की जाए तो क्रिया किसके साथ लगती है, उसमें भी आपका परिवर्तन होगा। वाच्य की जब बात की जाए तो उसमें भी आपका परिवर्तन आपको देख मिलता है। ठीक है। बाकी इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। ठीक है। खास करके अगर हम बात करें तो क्या कहा जा रहा है, विराम चिन्ह का नाम क्या है। सीधे शब्दों में कहा जा रहा है कि विराम चिन्ह का नाम क्या कहते हैं। विराम चिन्ह की जब बात की जाए तो विराम चिन्ह किस परिप्रेक्ष्य में, खासा आपने देखा होगा कुछ ऐसे बनता है। ठीक है। विराम चिन्ह की जब बात की जाए तो विराम चिन्ह ऐसे आपका बनता है। देखिए
हमारे यहाँ पर ये जो चिन्ह है इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। क्या? योजक चिन्ह। ये सामान्य रूप में आप कह सकते हो कि जब दो बराबर के शब्द होते हैं उनके बीच में ऐड किया जाता है। अल्प विराम की जब बात की जाए, जब आप कह सकते हो एक कॉमा टाइप की संरचना, और इसे क्या किया जाता है, कभी कभी जब थोड़ा सा विराम लेना होता उस दशा में इसे इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्नवाचक की जब बात की जाए तो आपने सदैव सुना होगा कि जब आपके मंतव्य में कोई विचार आता है, किसको लेकर के, क्वेश्चन को लेकर के, तो क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे पूछी जाती है। लेकिन जब हम विराम चिन्ह की बात करें तो आपने एक सदैव खड़ोपाई का नाम देखा होगा, और जो इस्तेमाल किया जाता है किस परिप्रेक्ष्य में, वाक्य अंत में। तो वाक्य का जब पूरा लाइन पूरा हो जाता है, वाक्य अंत हो जाता है, तो उस दशा में पूर्ण विराम का इस्तेमाल हम देख पाते हैं। ठीक है, आगे की बात है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका जवाब करना है। क्या कहा जा रहा है कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना दे करके डैश 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 अर्थ पृथक करते हैं। तो मुहावरों की जब बात की जाए तो आखिर बेसिकली मुहावरे को हम किस एक नाम से जानते हैं? खासा ये अर्थ प्रकट करते हैं किस एक परिप्रेक्ष्य, विशेष, विपरीत, पर्याय या फिर असमान। देखिए, दो शब्द हमारे सामान्य जीवन में इस्तेमाल होते हैं, एक का नाम आपने सुना होगा लोकोक्ति, और एक का नाम सुना है आपने मुहावरा। अगर हम लोकोक्ति की बात करें तो ये क्या है? ये एक ऐसा शब्द है जो पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। लोकोक्ति एक ऐसा शब्द है जो पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। जैसे आपने सुना होगा, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, नहीं फोड़ सकता। अब ये यहाँ पे कोई जरूरत है, यहाँ पे हमें किसी की जरूरत पड़ी कि भाई अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये हमें किसी अतिरिक्त शब्द की यहाँ पे जरूरत पड़ी कि हमें इसमें इस्तेमाल करना है? भाई ये अपने आप में कह सकते हो कि यहाँ पर क्या हो जाता है, ये पूरी तरीके से अपने आप में देखने को मिलता है। तो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये पूरा अर्थ दे रहा है, किसी को लोग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुहावरे की जब बात की जाए तो आपने सदैव सुना होगा 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। अब ये क्या है? ये अपूर्ण अर्थ है। अपूर्ण क्यों कहेंगे? जैसे एक एग्जाम्पल अगर कहें तो 9 2 11 होना का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं शाब्दिक इस्तेमाल, वो तो होता है भाग जाना, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं बिल्कुल गंवार टाइप के व्यक्ति हैं, और इस दशा में हमने कहा हाँ भैया 9 2 11 होते हैं, 9 इकाई और 2 इकाई मिला जुला के कितने होते हैं? 11। तो ये भी बात सही है। अब आप किसका यहाँ पे प्रयोग करेंगे? क्योंकि आपने तो एक तरीके से वन वे कम्युनिकेशन है ना, मान लेते हैं कि यही आपका हमारा चैट बंद होता और हमने कहा 9 2 11 हो जाते हैं, तो 9 2 11 हमने लिख कर दिखा दिया, तो आप क्या कहेंगे? ये तो वन वे कम्युनिकेशन है। चलो अच्छी बात है, हम कमेंट देखते हैं तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये अलग मसला है। तो जहां पे हमें अपूर्ण अर्थ का बोध होता है, अगर उसकी बात की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मुहावरा के रूप में जानते हैं। जबकि जहां पे हमें पूर्ण अर्थ का भेद होता है वह हम लोकोक्ति के रूप में जानते हैं। अकेला अर्थ इन द सेंस कोई अकेला व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। अब उसी परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना दे करके क्या करते हैं? आप कह सकते हो कि यहाँ पर विशेष अर्थ प्रदान करते हैं? बिल्कुल नहीं। विशेष कहाँ अर्थ देते हैं? अगर इनकी बात की जाए तो विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर इनकी बात की जाए तो ये पर्याय प्रदान करते हैं, या फिर ये आपके असमान अर्थ देते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुहावरे की जब बात की जाए तो मुहावरे क्या करते हैं? यहाँ पे आपका एक विशेष संदर्भ व्यवस्थित करते हैं। आज मुहावरे की जब बात की जाए तो मुहावरे का एक नाम हमें देखने को मिलता है। मुहावरे की जब बात की जाए तो मुहावरे क्या एक प्रमुख कार्य करते हैं? तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो मुहावरे की जो संकल्पना है वो क्या करते हैं? वह है शुद्ध रूप से एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। और उस विशेष अर्थ का मतलब आप कह सकते हो जैसे 9 2 11 है, तो 9 2 11 हम गणित में नहीं लिखते हैं, बल्कि इसका हमने शुद्ध अर्थ देखा, भाग जाना। तो ये क्या होता है? ये इसका एक विशेष अर्थ हमें देख मिलता है। बहरहाल, एक पंथ दो काज, अगर इसकी बात की जाए तो ये लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक पंथ दो काज, अगर इसकी बात की जाए तो ये लोकोक्ति जो है इसका अर्थ क्या है कि एक काज होना, खास करके कह सकते हो कि या तो लाभ ही लाभ होना, या फिर आप कह सकते हो कि एक काज से 4 काज होना, या फिर आप यही कह सकते हो एक ही काज से 2 लाभ होना। तो सामान्य रूप से आप कह सकते हो कि जैसे हम दिल्ली गए परीक्षा की तैयारी के लिए, और वहां पे हमने क्या किया? नौकरी भी कर ली। तो ये एक पंथ दो काज हुआ। या फिर आप यूँ समझिएगा, इसे छोड़िए कि हम गए थे कहाँ पर, मान लेते हैं कि हम गए लखनऊ क्या करने? किताब खरीदने। लेकिन किताब खरीदने के साथ ही साथ हमारे एग्जाम का डेट आया तो हमने वहाँ पे परीक्षा भी दे ली। तो हमारा प्रोडक्ट जो था वो एक था, एक टारगेट कि चाहे हमें किताब खरीदना था या फिर हमें एग्जाम देना था। लेकिन हमने क्या किया? किताब भी खरीद लिया और एग्जाम भी ले लिया। तो इस दशा में क्या होगा? एक ही समय काल में जब 2 कार्य आप कर लेते हैं, अर्थात सीधे शब्दों में एक कार्य आपने साधा था लेकिन आपको क्या हो गया? 2 लाभ हो गए। तो इस दशा को हम क्या कहते हैं? एक पंथ दो काज होना। ठीक है,
बेसिक अगर देखा जाए तो हास्य रस का अस्थाई भाव आपको देख मिलता है। हास्य रस की जब बात की जाए तो हास्य रस का अस्थाई भाव आपको देखने को मिलता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर रसों की मात्रा कितनी है, तो रसों की वैसे मूल जो मात्रा है वो तो 8 आपको देख मिलती है, लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि मुख्य रूप से रसों को हम लोग क्या मानते हैं, 9 मानते हैं, और इसी कारण से कई बार बोला भी जाता है 9 रस। क्या बोलते हैं, 9 रस की संज्ञा दी जाती है। 9वां रस कौन सा है, तो आपने कई बार सुना होगा श्रृंगार की जब बात की जाए। ठीक है, श्रृंगार की जब बात की जाए तो श्रृंगार के परिप्रेक्ष्य जहाँ पे संयोग और वियोग का नाम आता है, और संयोग वियोग के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने नाम भी सुना होगा रति। रति की जब बात की जाए तो ये क्या होता है, इसका अस्थाई भाव होता है। रति की जब बात की जाए तो ये आपके अस्थाई भाव के रूप में जाना जाता है। तो आज वर्तमान अगर देखा जाए तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, 9 रस आपको प्रमुख रूप से देख मिलते हैं। अब इन 9 रसों की जब बात की जाए तो हास्य किसका होगा, हास्य के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि हास्य, हंसी ठिठोली की जब बात की जाए तो उसका हास्य रस हो जाएगा। रौद्र की जब बात की जाए तो इसका संबंध कैसे होगा, रौद्र के परिप्रेक्ष्य आपने सदैव सुना होगा, ये जो संबंधित होता है वो वीर रस से संबंधित है। वीर रस की जब बात की जाए तो वीर रस से संबंधित होता है आपका क्या, रौद्र। रौद्र की जब बात की जाए तो इसका संबंध होता है। अच्छा, विवत्स की जब बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जुगुप्सा। जुगुप्सा की जब बात की जाए तो ये क्या होता है, ये आपके विवत्स से संबंधित होता है। और रति की जब बात की जाए तो ये किससे संबंधित है, ये आपके श्रृंगार से संबंधित है। तो श्रृंगार की जब बात की जाए तो श्रृंगार के लिए रति, विभत्स आपके रौद्र के लिए, और विभत्स आपके जुगुप्सा के लिए, और रौद्र आपके वीर रस के लिए आपको देखने को मिल जाता है। जबकि यहीं पे अगर देखा जाए तो एक और नाम ध्यान रखिएगा, करुणा। करुणा रस की जब बात की जाए तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपका शोक हो जाता है। क्या होता है, शोक की जब बात की जाए तो शोक के लिए करुणा हो जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य अगर शांत रस की बात की जाए तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपने निर्वेद का नाम सुना होगा। तो अलग अलग रसों की जब बात की जाए तो अलग अलग उसके पर्याय के रूप में जाने जाते हैं। हाँ, 9वें रस की जब बात की जाए तो शांत रस होता है, जिसको हम कई बार 9 रस की भी संख्या दे देते हैं। वर्णों की एक से अधिक बार जब आपकी आवृत्ति होती है तो उस अलंकार को हम क्या नाम देते हैं। हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा में जब एक वर्ण की कह सकते हो आवृत्ति जो है एक से अधिक बार हो जाती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं। खासा अगर देखा जाए तो वह नाम संबंधित होता है उपमा अलंकार, अनुप्रास, रूपक या फिर श्लेष। खासा अगर देखा जाए तो इसमें बोलने की जरूरत नहीं, खासा आपने सुना होगा अनुप्रास अलंकार। आज अगर देखा जाए तो जब एक ही वर्ण क्या होता है, बार बार दोहराया जाता है। एक ही वर्ण क्या होता है, जब आपके बार बार आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनुप्रास कह देते हैं। ठीक है, और रूपक की जब बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपने सदैव सुना होगा, यहाँ पर किसी रूप की व्याख्या की जाती है। और इसी तर्ज पर अगर उपमा की बात की जाए तो उपमा का मतलब किसी उपमेय का, यहाँ पर उपमा के परिप्रेक्ष्य उपमेय का आधार लिया जाता है। अर्थात आप कह सकते हो कि जो कोई निर्जीव वस्तु होती है उसे क्या किया जाता है, उसे सजीव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कोई निर्जीव वस्तु जिसे सजीव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो आपका उपमा अलंकार होता है। और इसी परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो आपने क्या नाम सुना होगा, यमक अलंकार। काफी चर्चा में रहता है क्योंकि इसकी जब बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, एक शब्द बार बार प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उनके अर्थ हर जगह पे क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका नाम देख मिलता है। बहरहाल कहा जा रहा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह किस एक नाम से जानी जाती है। क्या होता है, हाँ, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी रात में चांदी की चमचम से चमचक हटाई। दुनिया भर का चीज है, तो ऐसा बहुत आपको देख मिलता है। बैर शब्द की सबसे छोटी इकाई ये क्या मानी जाती है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, आपने शब्द की सबसे छोटी इकाई अगर देखी है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब वर्ण की जब बात की जाए तो वर्णों के ही संदर्भ में आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर वर्णमाला का निर्माण होता है। आज हिंदी वर्णमाला की जब बात की जाए तो उसमें कुल 52 वर्ण आपको देख मिलते हैं। 52 वर्णों की जो प्रवृत्ति है, आपने कुल 11 स्वर देखे होंगे, 11 स्वर देखे होंगे। और 2 की जब बात की जाए तो 2 जो है अंग और आह, ये क्या है, ये हमारे यहाँ पर अयोग वाह के रूप में जाने जाते हैं। तो 2 अयोग वाह आपको देखने को मिलता है। तो संयुक्त रूप से आपने सुना होगा, चूंकि अंग और अह को हम कई बार क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर की भी संज्ञा देते हैं, अर्ध स्वर की भी संज्ञा देते हैं। तो इसी कारण से जब हम स्वर की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो स्वर की एक कुल मात्रा आती है वह कितने होते हैं, तो आपने सदैव सुना होगा, हम इसी कारण से स्वर क्या बोलते हैं, 13 स्वर बोलते हैं। 13 क्यों, क्योंकि 11 तो मूल स्वर होते हैं लेकिन 2 अर्ध स्वर होते हैं, अंग और अह, खास करके जिनको अयोगवाह के रूप में भी जाना जाता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्वर चूंकि 11 होते हैं लेकिन यहाँ पे अगर मात्रा की बात की जाए तो मात्रा केवल 10 ही होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं केवल सिंगल जो आ है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो स्वर आपके 13 होते हैं। आगे की जब बात की जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य व्यंजन,
व्यंजन की जब बात की जाए तो व्यंजन आपने मुख्य रूप से देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो व्यंजन की मात्रा आती है वह कितनी होती है, तो वह मुख्यतः 33 होती है। व्यंजन जो है वह मुख्य रूप से आपकी क्या हो जाती है, केवल 33 होती है। और 33 के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो फिर एक नाम आता है, यहाँ पे आपने सुना होगा दो आपके द्विगुण आते हैं। द्विगुण की जब बात की जाए तो दो शब्द ऐसे हैं जो आपके क्या होते हैं, द्विगुण के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। और द्विगुण के अलावा अगर देखा जाए तो चार आपके क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं। संयुक्त अक्षर की जब बात की जाए द्विगुण कौन होते हैं, तो आपने ड़ और ढा का नाम सुना होगा। तो ड़ और ढा की जब बात की जाए तो यह द्विगुण होता है। और कई बार इसको हम क्या बोलते हैं, आगत स्वर भी बोलते हैं, आगत वर्ण भी नाम देते हैं, क्योंकि ये दूसरी जगह से आया है। क्योंकि हमारे यहाँ पर ड और ढ इस्तेमाल किया जाता है। ड़ और ढ की जब बात की जाए तो गुण है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपने छ, त्र, स और ज्ञ, ये चार शब्द सुने होंगे जो क्या होते हैं, आपके संयुक्त अक्षर होते हैं। तो 33 2 35, 35 4 39। तो आज की दशा में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं। तभी आपने सदैव सुना है कि 39 की जब बात की जाए और 13 की जब बात की जाए तो 39 ये और ये 13, तो कुल मिला जुला के क्या हो जाते हैं, 39 और 13 मिल करके अब हमारे पास क्या हो जाता है, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ड आपको देख मिलते हैं। तो 52 वर्ड की जो एक कथानक है वो यही है कि 13 तो स्वर होते हैं और साथ ही साथ 39 क्या होते हैं, ये आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, व्यंजन की जब बात की जाए जिसमें 33 मुख्य व्यंजन होते हैं, दो आपके द्विगुण होते हैं ढ और ढ, संयुक्त चार अक्षर होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे की बात की जाए तो तपस्वी एक शब्द है, तपस्वी। अगर इसके स्त्रीलिंग की बात की जाए तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग की जब बात की जाए तो इनाम आपको देख मिलता है। ठीक है, निशा वर्मा जी सर थोड़ा आप स्पीड बढ़ा लो, सो ना जाए हम। ठीक है, हद कर देते हो, मतलब कोई गलत चीज़ कर रहे हैं का, आपके लिए बेहतर करने के लिए दुनिया इस समय जाके अपना काम कर रही होगी। ठीक है, आपके लिए खड़े हुए हैं ताकि आपका पेपर लगा है, कुछ हम बेहतर करने की बात करें। अब इसमें स्पीड में करके क्या कर लेंगे भाई साहब, हम बार बार करते हैं। अगर आपको स्पीड से पढ़नी होती है ना तो आपके पास दुनिया भर के प्रैक्टिस सेट पड़े होते हैं। बहुत सारे चैनल वाले हैं जो आपको प्रैक्टिस कराते रहते हैं, बहुत सारे पर्याय हैं जो आपको दिखते हैं, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, उसमें आप स्पीड अपना कर सकते हैं। यहाँ पे केवल हमारी मनमर्जी चलती है, शब्दों में। हम कोई गलत चीज़ अगर कर रहे हो तो बेहतर हमें ना लगे। आपके लिए रात में जग करके कुछ बेहतर करने की बात करें और उसके बाद आप हमें देते हो ज्ञान कि तेज़ चलो धीरे चलो। आखिर बताओ कोई चीज़ यहाँ पे कम किया है क्या? जो चीज़ बताइए आपके लिए ही आपका होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई शब्द बता दो जिसमें क्वेश्चन ना पूछा हुआ है, या तो इसे ना बताएं, केवल हम क्वेश्चन को खींच के लाएं और उसके बाद आपके साथ चलते चले जाएं, तो फिर हमारे और किताब में कोई अंतर रह जाएगा। इतनी चीज़ें तो आपको किताब में भी मिलती हैं। अब यहाँ पे खड़े हैं तो दो चार शब्द उससे समझ तो बताएंगे बताएंगे, कोई तर्क वाली बात किया करो। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात करें, तपस्वी का स्त्रीलिंग आपको दिख मिलता है। तपस्वी के स्त्रीलिंग की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा। अब तपस्वी की जब बात की जाए तो तपस्या तो कोई लॉजिक नहीं है, तापसी का कोई मतलब नहीं, तपसी का कोई मतलब नहीं, सीधे शब्द में तपस्विनी। एक्चुअली आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर कुछ शब्दों की जब बात की जाए तो आप कह सकते हो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, किसी एक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हो कि जैसे जाति का बोध कराते हैं या किसी व्यवसाय का बोध कराते हैं। उनकी जब बात की जाए तो उनके लिए क्या होता है, उनमें इन या फिर आइन शब्द जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, खास करके इन या फिर आइन जोड़ देते हैं। जैसे आपने देखा था ना धोबी, तो धोबी शब्द क्या है, एक व्यवसाय का बोध कराता है। तो इसके साथ हमने क्या किया, धोबी के साथ इन हमने जोड़ दिया। तो इस दशा में क्या हो गया, हमारे पास प्राप्त हो गया धोबिन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने देखा किसके बारे में, पंडित के बारे में, तो पंडित के साथ हमने क्या जोड़ दिया, आइन जोड़ दिया। तो इस दशा में क्या हो गया, पंडितायन। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कोई जाति या फिर कोई व्यवसाय का जब नाम आता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, इन या फिर आइन शब्द जोड़ देते हैं। तो उससे आपके क्या हो जाता है, उसका स्त्रीलिंग बन जाता है। तो तपस्वी एक शब्द होता है, तपस्वी, और तपस्वी के साथ जब हमने क्या किया, खास करके इन शब्द जोड़ा तो क्या हो गया, तपस्विनी। ठीक है, तपस्विनी की जब बात की जाए तो ये शब्द आपका इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, आचार्य। आचार्य की जब बात की जाए तो आपका इसका पुल्लिंग होगा। अब आचार्य क्या है, आचार्य बेसिस से अगर देखा जाए तो ये प्रमुख रूप से आप कह सकते हो ये व्यवसाय है, एक व्यवसाय या फिर एक तरीके से कह सकते हो जाति सूचक है। और इस परिपेज की जब बात की जाए तो इसका नाम देखने को मिल जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम देखने को मिल जाता है खासा बिंदु के रूप में अगर देखा जाए तो आचार्य। अब आचार्य के परिपेक्ष्य आप कह सकते हो गुरु, ये आचार्य है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आचार्य, आचार्य का मतलब होता है एक तरीके से महिला शिक्षिका,
महिला शिक्षिका के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो पुरुष क्या होगा, तो आचार्य का आचार्य होगा, ठीक है। आचार्य की जब बात की जाए तो आचार्य का क्या होगा, आचार्य होगा। जबकि शिक्षक की जब बात की जाए तो शिक्षक का क्या होता है, शिक्षक का शिक्षिका होता है, शिक्षक का शिक्षिका हो जाता है, ठीक है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा। और नाम की जब बात की जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, आपको कई बार हमने बताया योगी, योगी की जब बात की जाए तो इसका क्या हो जाता है, योगिनी हो जाता है, ठीक है। योगी का आपका योगिनी होता है। तो थोड़ा सा शब्दों के भी परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीन क्या होता है, हमारे सामने शब्द जो होते हैं वो कई सारे दिए होते हैं, लेकिन हमें जो बनाना होता है ना, वो जरूर ध्यान रखिएगा कि हमें बराबर के शब्दों को देखना होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आचार्य का कहीं शिक्षिका आ जाएगा तो आप शिक्षिका लगा देंगे, नहीं, शब्दों का जो पर्याय होता है ना वो अलग अलग होता है, और उस शब्दों को हम व्यवस्थित देखते हैं। जैसे अगर कहीं संज्ञा है तो संज्ञा का ही संज्ञा बनाएंगे, सर्वनाम है तो सर्वनाम का ही हम इस तरीके से पर्याय व्यवस्थित करेंगे। बहरहाल पुस्तक रखी है, आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका वचन क्या होगा, पुस्तक रखी है, ये एक वचन होगा, द्विवचन होगा, बहुवचन होगा, या फिर आपके त्रिवचन के रूप में जाना जाएगा। अब त्रिवचन तो आपने कहीं नहीं सुना है, ठीक है। अगर हम वचन की बात करें तो वचन के परिप्रेक्ष्य आपने त्रिवचन तो कहीं नहीं सुना है। खासा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, वचन दो ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। एक वचन की जब बात की जाए तो एक वचन का मतलब क्या है, जहां पर एक का बोध हो, क्या हो, एक का बोध हो। जैसे आप कह सकते हो लड़का, ठीक है। और जहां पे एक से अधिक का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, तो लड़के की जब बात की जाए तो ये क्या होगा, यहाँ पे बहुवचन का बोध। तो वचन हमारे पास दो ही होते हैं। अब चूंकि यहाँ पे रखा है पुस्तक रखी है, अगर यहाँ पे एक शब्द होता है कौन सा, पुस्तकें रखी हैं, तो पुस्तकें का मतलब क्या होता है, पुस्तकें रखी हैं, ये क्या हो जाता है, ये एक तरीके से आपका बहुवचन होता है, ठीक है। तो पुस्तकों की जब बात की जाए तो ये बहुवचन होता है, जबकि पुस्तक की बात की जाए तो ये आपका एक वचन होगा, ठीक है। एक शब्द है कि कुंडलिया छंद, अगर इसकी बात की जाए तो इसके कितने चरण होते हैं। कुंडलिया छंद की जब बात की जाए तो इसमें कितने चरण आपको देखने को मिल जाते हैं। कुंडलिया चरण की जब बात की जाए तो इसके कितने चरण आपको देखने को मिल जाते हैं। कुंडलिया चरण, अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। कुंडलिया चरण, आपने सदैव सुना होगा दोहा चौपाई वगैरह के बारे में। अगर उनकी बात की जाए तो उनके संदर्भ में क्या सुना है, उनमें आपको चार चरण देख मिलते हैं, ठीक है। चार चरण की जब बात की जाए तो चार चरण आपको देख मिलते हैं, जिसमें आपने सुना भी होगा, एक पहला पद आता है, दूसरा पद आता है, इसी तर्ज पर तीसरा पद आता है, और तीसरे पद के बाद क्या होता है, आपका चौथा पद आता है। क्योंकि ये पहला और तीसरा है, ये क्या होता है, ये सामान्य दशा में आपने सुना होगा, इसको हम विषम पद कहते हैं, ठीक है, इसे हम विषम पद कहते हैं। जबकि ये दूसरा और चौथा ये क्या होता है, ये सम संख्या है, तो इसे हम सम पद की भी संज्ञा देते हैं। लेकिन ये जो सीन होता है ये आपके चौपाई वगैरह में देख मिलता है, ठीक है। चौपाई दोहा वगैरह की जब बात की जाए तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है। चौपाई हो गया, दोहा हो गया, या फिर आपके छंद हो गया, उसमें आपको देख मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके परिप्रेक्ष्य, कुंडलिया के बारे में, तो कुंडलिया में कुल कितने पद होते हैं। कुंडलिया के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, कुंडलिया की जब बात की जाए तो उसमें जो कुल पदों की संख्या होती है वो 6 आपको दिख मिलती है। कितनी होती है, 6 की जब बात की जाए तो 6 पद क्या हो जाते हैं आपके कुंडलिया में आपको देखने को मिल जाते हैं। 6 चरण की जब बात की जाए तो यह आपको देखने को मिल जाता है। 6 चरण की जब बात की जाए तो यह आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपने सुना भी होगा दोहा और रोला, इन दोनों को जब मिला लेते हैं तो उस दशा में क्या होता है, हमारे पास खास करके ये कुंडलिया निर्मित होता है। तो कुंडलिया की जब बात की जाए तो दोहा और रोला मिलाने के बाद क्या होता है, दोहा और रोला को जब हम मिलाते हैं तो उस दशा में क्या होता है, इसका निर्माण आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की बात है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, अगर इसकी बात करें तो इसका कितना भेद हमें देखे मिलता है। पुरुषवाचक सर्वनाम की जब बात की जाए तो इसमें हमें कितने भेद देखने को मिल जाते हैं, 3, 2, 4 या फिर 7। पुरुषवाचक सर्वनाम की जब बात की जाए तो यह हमें कितने देख मिलते हैं। पुरुषवाचक, पहली बात तो अभी हमने बताया सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, लेकिन इस 6 भेद में हमने पहला देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम की जब बात की जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं,
और अभी पुरुषवाचक सर्वनाम की जब बात की जाए तो उसमें हमने देखा था कि इसमें क्या होते हैं, कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप सदैव जानते हैं। अगर नामों की बात की जाए तो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का जैसे मतलब मैं मतलब जहां पे एक का बोध होता है, जहां पे एक अकेले का बोध होता है उसको एक का, या आप कह सकते हो जहां पे स्वयं का भेद होता है, ठीक है, जहां पे स्वयं का भेद होता है उसे हम क्या कहते हैं, इस परिप्रेक्ष्य देख पाते हैं, एक का या फिर स्वयं का भेद होता है। फिर उत्तम के बाद आता है किसके रूप में, मध्यम। मध्यम की जब बात की जाए तो मध्यम पुरुष का संदर्भ क्या होता है, मध्यम का मतलब होता है कि जहां मैं तो हूं लेकिन इसके बाद एक व्यक्ति और शामिल होता है, सामने वाला, जिसको हम क्या नाम देते हैं, तुम। अब तुम को जब हम बुलाएंगे इसका मतलब विजुअल हो गया कि हम ही तो बुला रहे हैं, इसका मतलब हम ऑलरेडी हैं, और तुम को बुला रहे हैं मतलब दूसरा व्यक्ति है, तो दो लोगों का संदर्भ यहाँ पे होता है। मध्य के बाद आपका आता है उत्तम, और उत्तम की जब बात की जाए तो मैं तो हम मतलब क्या होगा, हम का मतलब होगा कि मैं तो हूं ही, मैं तो ही, लेकिन इसके अलावा एक व्यक्ति और है और एक व्यक्ति और है, हो सकता है 2-4 व्यक्ति हो, तो इस दशा में हम मतलब जो हमारा ग्रुप होता है, तो मैं तो हम, अगर इसकी बात की जाए तो ये 3 आपके संकलन होते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद आपको दिखते हैं, उत्तम, मध्य और खास करके ये अन्य होगा, माफी चाहते हैं, अन्य, ठीक है। अन्य की जब बात की जाए तो अन्य पुरुष यहाँ पे आपको दिखते हैं। तो अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो इस दशा में क्या होगा, इसके 3 भेद आपको देखने को मिल जाते हैं। बहरहाल विशेषण की जब बात की जाए तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, ठीक है। अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण के हमें कितने भेद आपको दिख मिलते हैं। आज विशेषण की जब बात की जाए तो विशेषण के मुख्य रूप से हमें कितने भेद देखने को मिल जाते हैं। विशेषण, अब विशेषण की जब बात की जाए तो विशेषण के परिप्रेक्ष्य आपने देखा होगा इसके कुल 4 भेद होते हैं। कितने, 4 भेद। जैसे आपने नाम सुना होगा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण जो क्या करता है, एक विशेषता बताने का कार्य करता है, खास करके सर्वनाम के परिप्रेक्ष्य। तो सार्वनामिक विशेषण की बात की जाती है। सार्वनामिक के अलावा अगर देखा जाए तो आपने गुणवाची विशेषण के बारे में सुना होगा, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक के अलावा अगर देखा जाए तो आपने परिणामवाचक के बारे में सुना होगा, परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। तो अगर हम विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण में क्या होता है, कुल मिलाजुला के 4 प्रकार होते हैं, और 4 प्रकार की जब बात की जाए तो सार्वनामिक, गुणवाचक, परिणामवाचक और एक नाम और ध्यान रखिएगा जिसको हम कहते हैं संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। तो इस तरीके से क्या होता है, जहां पे आपके संख्या की बात आती है अर्थात नंबर की बात आती है, तो नंबर को जब हम देख पाते हैं तो वह यहां पे दिखता है। जहां पे मात्रा की बात आती है, मात्रा, जैसे नंबर की बात की जाए तो 1 2 5, 1 2 5 ये नंबर हो जाते हैं। मात्रा की जब बात की जाए तो थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, कम ज्यादा, ये सारी चीजें। गुणवाचक की जब बात की जाए तो आप कह सकते हो सुंदर, सुंदर, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर खास करके जैसे छोटा, बड़ा, ये सारी क्या हो जाती है, उसकी क्वालिटी को दर्शाता है। और सर्वनाम की जब बात की जाए तो इसके परिप्रेक्ष्य जैसे मैं, तुम, हम, इन सब चीजों की बात की जाए तो 4 प्रकार के विशेषण हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। विशेषण की जब बात की जाए तो विशेषण के अंतर्गत कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेषण नहीं है, पथरीला, नमकीन, बर्फीला या फिर नमक। परिमाण, अच्छा अच्छा, परिमाण, परिमाण, ठीक है। चलिए, खासा यहां पर देखा जाए तो इसका नाम देखने मिलता है, ठीक है, किसके रूप में, खास करके कौन सा विशेषण नहीं है, पथरीला, नमकीन, बर्फीला या फिर आपका नमक। बर्तनी की जब बात की जाए तो बर्तनी के रूप में किसका नाम आपको देखने को मिल जाता है। तो सीधे शब्दों में अभी हमने बताया कि अगर कोई विशेषता बताता है तो उस दशा में क्या होगा, इसका नाम जुड़ जाता है। जैसे शब्दों को आप देखिए, यहां पे क्या होगा, पत्थर, तो पत्थर से क्या हो जाएगा, पत्थर से पथरीला, ये इसकी क्वालिटी, ठीक है। फिर नमक, नमक से क्या हो जाएगा, नमक से नमकीन। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो बर्फ, बर्फ से क्या हो जाएगा, बर्फीला। और यहां पे बचा कौन, केवल बचा नमक। तो नमक की जब बात की जाए तो नमक क्या होगा, यह एक विशेषण नहीं है क्योंकि ये अपने आप में क्या है, मूल है, ठीक है। आगे की बात है कि कौन सी कृति ऐसी है जो महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा, सामान्यतः आपने सुना होगा इनको हम लोग आधुनिक मीरा भी कहते हैं,
आधुनिक मीरा संयोग से हमारे यूपी की फर्रुखाबाद की रहने वाली है। ठीक है, फर्रुखाबाद जिले की जब बात की जाए तो फर्रुखाबाद जिले से इनका संबंध होता है। तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा की जब बात की जाए तो इनका नाम देखने को मिल जाता है। निहार, कामयानी, साकेत, प्रिय प्रवास, महादेवी वर्मा। अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम देखने को मिल जाता है। देखिए एक चीज तो हमें पता है कि साकेत की जब बात की जाए तो साकेत किसका है, ये मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त की जब बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त का ये आपका रचना होता है। मैथिली शरण गुप्त की जब बात की जाए तो उनकी रचना क्या है, ये साकेत हो जाती है। और बाकी अगर देखा जाए तो कामयानी और प्रिय प्रवास, अगर इसकी बात की जाए तो ये किसकी रचना है, कामयानी और प्रिय प्रवास की जब बात की जाए तो ये आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, खास करके जब हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो कामयानी की जब बात की जाए तो ये आपके जयशंकर प्रसाद की होती है, जयशंकर प्रसाद की। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये जो प्रिय प्रवास है ये हरिऔध की होती है। हरिऔध मतलब आप कह सकते हो अयोध्या, अयोध्या प्रसाद सिंह। अयोध्या प्रसाद सिंह की जब बात की जाए तो अयोध्या प्रसाद सिंह, या जिनको हम क्या बोलते हैं हरिऔध के रूप में जानते हैं, तो इनका प्रिय प्रवास है। तो बचा कौन, निहार। निहार की जब बात की जाए तो निहार रचना महादेवी वर्मा की जानी जाती है। तो निहार रचना की जब बात की जाए तो निहार रचना महादेवी वर्मा की है, कामयानी जयशंकर प्रसाद की, साकेत मैथिली शरण गुप्त की, और प्रिय प्रवास अयोध्या प्रसाद सिंह या फिर हरिऔध के रूप में जानते हैं। ठीक है, एक नाम आता है कि उर्वशी। आज उर्वशी की जब बात की जाए तो उर्वशी बेसिकली किसकी रचना है, राम बिच बेनपुरी की, अज्ञे की, सियाराम शरण की, रामधारी सिंह दिनकर की। तो उर्वशी की जब बात की जाए तो उर्वशी का नाम देखने को मिल जाता है। उर्वशी, देखिए उर्वशी की जब बात की जाए तो अपने आप में काफी चर्चा में, क्योंकि ये रामधारी सिंह की रचना है। और खास आप कह सकते हो कि इनको 1972 में क्या किया गया था, इसी कारण से पुरस्कृत भी किया गया था। पुरस्कृत की जब बात की जाए तो इनको क्या किया गया था, इस कारण से पुरस्कृत भी किया गया था उर्वशी रचना के लिए। कौन सा पुरस्कार था, तो ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब बात की जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इसी कारण से क्या किया गया था, आपके रामधारी सिंह दिनकर की जब बात की जाए तो इनको दिया गया था। वैसे रामधारी सिंह दिनकर की जब बात की जाए तो इनको क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि की भी संज्ञा दी जाती है। बड़े ओजस्वी वक्ता होते हैं। और इनकी रचनाओं की जब बात की जाए तो अधिकतर मात्रा में आपने सुना भी होगा कि इनकी रचनाओं की जब बात की जाए तो इनकी रचनाओं में जो वीर रस की एक संकलन होती है वह आपको देखने को मिल जाती है। खासा इनकी रचनाओं की जब बात की जाए तो एक रचना और ध्यान रखिएगा, रश्मि रथी। रश्मि रथी इवन हुंकार, ठीक है, रश्मि रथी, हुंकार, ये सब क्या हो जाती है, इनकी रचनाओं में देखने मिलती है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे की बात है कि एक पैसेज था, हमें लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है। पैसेज, पैसेज था, पैसेज है ही नहीं है, तो क्या कहा जाए, गड़बड़ क्या हुआ है, पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए, पैसेज के ऊपर तो कोई बातें नहीं हो पाएगी क्योंकि पूरा पैसेज है ही नहीं है। ठीक है, पता नहीं क्या हुआ, सेटिंग का कोई इशू है। ठीक है, तो मोबाइल के बारे में क्या ही चर्चा की जाए, क्वेश्चन तो सारे दे रखे हैं लेकिन वही है कि उसका सीन खराब है। ठीक है, खैर कोई ना। तो ये सारे कुछ प्रश्न होते हैं और बाकी आज के सेशन को अब हम यहीं विराम देते हैं क्योंकि पैसेज वाला सीन हमारा गड़बड़ हो गया, वो पता नहीं क्यों कट गया। ठीक है, बाकी चलिए अच्छी बात रही। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। बाकी अगर पसंद आया है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और लाइक करने के अलावा अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करिएगा। ठीक है, बाकी अब पैसेज ही नहीं रहा तो फिर इस पर क्या ही चर्चा करना। 4-5 प्रश्न उस पर भी संबंधित थे पैसेज के ऊपर आधारित, क्योंकि आपके यूपी पुलिस में आपने देखा होगा कैसे सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी बार बार कहना होगा कि अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल पर क्या करते हैं, आपको इस क्लास की PDF मिल जाती है। और बाकी और कोई विषय बिंदु होता है तो उसे भी बताने के लिए आप स्वच्छंद है, कमेंट करके जरूर बताएगा। रोज रात को आपको 10 बजे का ये यूपी जीके के बाद आपका हिंदी का एक सेशन हमने विशेष चालू किया ताकि आपकी परीक्षा तक खासा एक प्रैक्टिस करा दिया जाए आपके उन विषयांक को लेकर के जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है,
और बाकी इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से कोई भी नया अपडेट होता है, कोई नई सूचना होती है तो हम सदैव देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्योरी वाला सेशन हमने विधिवत तरीके से करा रखा है। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे प्रमुख पत्र पत्रिका, खनिज संसाधन, महाजनपद, विधानसभा चुनाव, प्रमुख जनजाति, ये सारी चीज़ें शॉर्ट के माध्यम से कोई नया अपडेट होता है तो तुरंत हम आपके सामने साझा कर देते हैं। लाइव क्लासेज के माध्यम से कोई अपडेट, जैसे अभी आपका कह सकते हो कल आपका अनाउंस किया गया था कि यूपी में नए रामसर साइट, तो पूरे रामसर साइट को भी बता दिया और कौन नए आपके अनाउंस किए गए उनको। सबसे झांकी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, वीरता पुरस्कार आपके यूपी में किसे मिला है, आपके वैकेंसी वगैरह या कोई नया अपडेट होता है तो उसको भी हमारी कोशिश होती है। जैसे 69वां फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, यूपी ट्रिपल एससी ने पेट का रिजल्ट जारी किया था, या यहीं पे आप कह सकते हो यूपी ट्रिपल एससी ने अभी आज पहली वैकेंसी निकाली थी, इन सब चीज़ों को। तो मतलब आप कह सकते हो आपकी परीक्षा के लिए जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण लगता है उसे हम कवर कराते हैं। करंट अफेयर हो गया, यूपी जीके का मैराथन हो गया, कुछ भी होता है, पद्म अवार्ड हो गया, या जननायक की बात हो गई, 26 जनवरी हो गया, भारत रत्न हो गया। तो मतलब हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपकी परीक्षाओं को आधारित करते हुए हम यहाँ पर क्या करें, एक एक बिंदुओं के बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए इस पूरे चैनल की शुरुआत की गई है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और लिंक दे दूँ। लिंक आपके उसमें होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जब आप खोलते हैं ना तो उसमें आपका पूरी तरीके से लिंक मिल जाता है। जब भी आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है उसे खोलेंगे तो उसमें आपके अलग अलग संदर्भों के लिंक आपके अवेलेबल होते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर अब आपका ज़्यादा समय ना विलम्ब करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। खास करके बढ़िया है लेकिन थोड़ा अपडेट होके पढ़ाएं। अच्छा गुरुजी, ठीक है, चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।